शुरू करते हैं हम किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिख रहा है। देखिए किन्जियोलॉजी आपको पता है काइनेसिस और ओलॉजी। ओलॉजी मतलब वही अध्ययन, और देखो अब ऐसे ही देखो काइनेसिस और बायोमैकेनिक्स, डिफरेंस समझ लेना। किन्जियोलॉजी मतलब होता है गति विज्ञान, समझे, शरीर का गति विज्ञान। और बायोमैकेनिक्स का जैव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हो? जैव यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी, जैव यांत्रिकी। और यांत्रिकी का मतलब होता है, देखो मैं एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम कर सकता है, एक लीवर की तरह काम कर सकता है, उसे हम पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में। और किस तरीके से हमारा शरीर गति करता है, समझे, शरीर गति विज्ञान, किस तरीके से हमारा शरीर गति करता है उसका अध्ययन करते हैं हम किन्जियोलॉजी में। यानी कि गति कैसे करेगा, गति को कैसे तेज करेंगे, गति को कैसे मंदा करेंगे, समझ रहे हो ना, कैसे गति धीरे करेंगे, कैसे तेज करेंगे, अचानक से रोकना, अचानक से बढ़ना, उन सब में इम्प्रूवमेंट, बदलाव, सब किन्जियोलॉजी में शरीर के गति का अध्ययन। तो ये होता है किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक। हाँ जी सर। अब देखिए, मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले इसलिए पढ़ाई क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स समझने में। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किन्जियोलॉजी सबका मिला जुला रूप है। यानी कि आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, यानी कि शरीर की रचना के बारे में। आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, यानी कि शरीर की क्रिया के बारे में। आपको बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए, यानी कि शरीर मशीन की तरह काम कैसे करेगा। जब तीनों चीज़ सीखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको किन्जियोलॉजी आ जाएगी, यानी कि किन्जियोलॉजी आपका ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। सबका मिला जुला रूप किन्जियोलॉजी। उदाहरण के तौर पर एक बॉक्सिंग करने वाला जो पंच करना चाह रहा है, या फिर कोई वेट लिफ्टर जो वजन उठाना चाह रहा है, वो मैक्सिमम फोर्स कैसे लगाएगा। 2014 का क्वेश्चन है, DSSB का आया हुआ, 2014 वाली भर्ती का पेपर 16 में हुए थे। मैक्सिमम फोर्स कैसे लगा पाएगा, अधिकतम बल कैसे लगा पाएगा। तो अधिकतम बल लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान रखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डाउन रहेगा उसका ग्राउंड से, उतना अच्छा स्टेबिलिटी और उतना अच्छा फोर्स पाएगा। हाँ, स्टेबिलिटी और फोर्स दोनों आएगा। सबसे अधिकतम बल लगाने के लिए यूज, पहला देखो कि ये बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स कैसे तीनों चाहिए। पहले उसे पता होना चाहिए कि उसके शरीर में कौन सी मांसपेशी बड़ी है, कौन सी छोटी, कौन सी ज़्यादा बल लगा सकती है और कौन सी कम। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, लीवर का पता होना चाहिए था। हाँ, लीवर का पता होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वही बड़ी बड़ी, अभी तो मैं सिर्फ मसल की बात कर रहा हूँ अभी, फिर बोन की भी बात। हाँ, वही बोन मसल दोनों कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, कौन सी ज़्यादा फोर्स लगा सकती है, ये जान के रखेंगे। फिर क्या करेंगे, यूज़ स्मॉलर मसल्स फॉलोड बाय ग्रेटर मसल्स। छोटी छोटी मांसपेशियों को नेग्लेक्ट नहीं करेगा वो व्यक्ति, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करेगा और उसके साथ साथ जितनी बड़ी मांसपेशी पॉसिबल हो सकती है उसका प्रयोग करेगा। तो पहले तो उसका साइज जानेगा, तो ये सब एनाटॉमी में आ गया, और उससे ताकत कैसे लगवा पाएगा ये फिजियोलॉजी में आ गया, समझे। और कितना फोर्स लगा के कितना ताकत लगाएगा वो बायोमैकेनिक्स में आ गया। और जब तीनों मिल गए तो ऑटोमेटिक किन्जियोलॉजी हो जाती है, समझे। क्या क्या तरीके हैं, यूज मैक्सिमम स्पीड,
अधिकतम बल लगाना है तो अधिकतम गति होनी चाहिए, समझे भाई। ये लगेगा बल, कम बल लगाना, ज्यादा बल लगाना, लगाना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। तो मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। अगर टाइमिंग सही है तो भी फोर्स बेहतर लगा सकते हो आप है ना। और जैसा कि कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ये सब ठीक होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, तो घबराने का नहीं, एक एक चीज़ आपको समझा के देगा अपन, हर चीज़ समझा दूंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। क्या? स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान टॉपिक से, जो कि कहलाता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के नियम। कौन से नियम? गति के नियम। न्यूटन के। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, और तीनों नियम में जो मोशन वाली फिजिक्स है वो आधी फिजिक्स खत्म इन्हीं 3 नियम से। तो देखिए, अरे कम करो भैया आवाज। पहला नियम उसने दिया, पहला नियम न्यूटन ने क्या दिया? वो दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी देखो लॉ ऑफ वो तो इनर्शिया। हाँ जड़त्व का नियम यही है हाँ हिंदी में। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व जड़त्व का। का नियम। अब रश्मि मैडम, जड़त्व से क्या समझती हैं आप? एक जगह स्थित है ना। हाँ, जड़त्व का मतलब है कि अपनी अवस्था में बने रहना। हाँ, एक जगह फिक्स रहना। ना ना ना, अपनी अवस्था में बने रहना। रुका है तो रुका, और चल रहा है तो चलता रहे, ये है जड़त्व। जी सर। अपनी अवस्था में बने रहना, ये होता है जड़त्व का नियम। तो ये जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि इन जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के नोट्स आपको वैसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे जैसे एनाटॉमी के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्योरली समझना है, फिजिक्स है। जिस चीज़ की डेफिनेशन ना आए वो बोल दूंगा, उसे लिख लेना, लेकिन वीडियो देखना, 2 बार देखना और वीडियो से नोट्स बनाना खुद। सुन रहे हो ना मेरी बात? जी सर। हाँ सारे। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है, ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी अनंत काल तक, जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगे उसे रोकने के लिए। और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो रुकी है, चल रही तो बता ही दिया। अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी अनंत काल तक, जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगे उसे उसकी अवस्था में से हटाने के लिए। जैसे ये टेबल जिस पे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इस टेबल को यहीं छोड़ के कमरा बंद करके चला जाऊँ और 50 साल बाद यहाँ लौट के आऊँ तो ये टेबल मुझे यहीं मिलेगा। तब तक यहीं मिलेगा जब तक कोई इसे हटा ना दे, यहाँ से कोई बाहरी बल लगा के हटा ना दे, समझे? अगर कोई चीज़ चलती है तो वो चलती ही रहती है हमेशा। कोई उदाहरण दे दो जरा, आपने कहीं ऐसा उदाहरण दे दो मुझे कि कोई चीज़ चली हो और चलती ही रही हो हमेशा अनंत काल तक। उदाहरण दो, कोई उदाहरण, कोई बताओ, कोई बताओ। प्रीति दुहान। अगर कोई एक्सटर्नल
फोर्स नहीं लगेगी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो अगर किसी फुटबॉल को किक भी करते हैं सर, तो वो भी चलते ही रहे, फिर वो रुके। कोई उदाहरण दो आप जहाँ देखते हो कि आपने कुछ किसी चीज में मोशन दिया है और वो हमेशा मोशन में है, उदाहरण दो। है कोई उदाहरण? सर फुटबॉल को किक कर रहे हैं ना, ओ किक कर रहे हैं तो वो तो थोड़ी दूर जाके रुक तो जाएगी। वो एक दिन आके रुक जाएगी ना, वो एक दिन जाके रुक मुझे जाएगी। ऐसा भी एग्जांपल तो नहीं है सर कि तो पर जो उसमें एक्सटर्नल फोर्स हाँ तो कोई उदाहरण दो ना, नहीं दे सकते आप, फोर्स लग रहा है ना। कोई उदाहरण नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कोई बाहरी बल ना लग रहा ऐसे हो, एग्जांपल नहीं दे। जहाँ पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो। आपको पता है अगर आप हवा में भी गोली फायर करोगे तो कुछ दूर बाद गोली की स्पीड कम हो जाती है और वो ऐसे गिर जाता है नीचे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, वहाँ पर हवा है बाहरी बल लगाने के लिए। हवा उल्टा बल लगाती है जिसके कारण किसी चीज़ की स्पीड कम हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। समझे? तो ये जो न्यूटन का नियम है कि कोई चीज़ चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी अनंत काल तक, ये तभी हो सकता है जब आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर ना हवा हो, ना पानी, ना ही गुरुत्वाकर्षण। यानी कि कहाँ? अंतरिक्ष में। कहाँ? हाँ अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में अगर हमारे यहाँ से देखते हो ना, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, उस रॉकेट को धरती का गुरुत्वाकर्षण छोड़ने तक बल लगाना पड़ता है। और गुरुत्वाकर्षण छोड़ने के बाद जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है तो फिर वो बिना किसी ईंधन के अपने आप ही चलता रहता है। ईंधन की ज़रूरत उसे तब पड़ेगी जब उसकी अपनी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ानी हो, समझे? वरना इंजन बंद। ये जो सैटेलाइट घूमते रहते हैं धरती के चारों ओर, क्या होता है? साइंटिस्ट उसको ऑर्बिट में छोड़ देते हैं। ऑर्बिट में यानी कि कक्षा में। अब आप कहोगे सर कक्षा क्या होता है, तो ये मत जानो अभी। ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, ऑर्बिट में अपने आप घूमता रहेगा बिना किसी ईंधन के। पर उस पर फिर भी सोलर सेल लगे होते हैं। भविष्य में कोई चीज़ उससे टकरा जाए या उसकी गति बदल जाए या उसकी दिशा बदल जाए तो यहीं बैठे बैठे उसका इंजन चला करके और उसको अपनी दिशा में ला सकते हैं। खैर, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी अनंत समय तक, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे उसे चलाने के लिए। और कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी अनंत समय तक, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे उसे रोकने के लिए। तो ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, समानुपाती। देखो ओ लाला, ये ध्यान रखना, मैंने ऐसे नहीं बनाया। इसका क्या मतलब है? अनुक्रमानुपाती। ओए, इसका मतलब है अनंत। Infinity। हाँ, इसका मतलब है अनंत। मैंने ये बनाया है। ये क्या कहता है? इसका मतलब है कि अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। उल्टा मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक। उदाहरण के तौर पर एक चिड़िया का पंख ले लो। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हैं? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। किसी को नहीं दिख रहा? मैम हो रही है। नहीं सर है। मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी सर। नो सर। हाँ जी सर। मैं भी नहीं दिख रहा? हे भोलेनाथ, एग्जिट होकर दोबारा से जल्दी इन हो जाओ, जल्दी करो। सुनाई दे रहा है अर्चना सैनी मैडम? यस सर। मनीषा राणा, ये कहाँ चले गए हैं? फिर प्रतीक प्रतीक कहाँ चले गए फिर ये? बंद करो मैडम, अब आप माइक बंद प्लीज करो। इसका माइक ऑफ कर। सुनो, ये समझाता हूँ कैसे ये दूसरे से जुड़े हैं। एक चिड़िया का पंख ले लो। क्या ले लो? चिड़िया का पंख। चिड़िया पंख। उस चिड़िया का पंख
का, उस चिड़िया के पंख का मास, मास मतलब आप मास मतलब वजन मत समझना, मास मतलब वजन भी होता है और जो जगह कितनी घेरती है, उसका द्रव्यमान कितना है, बहुत सारी चीज़ें, बस मास याद रखो, मास। तो उसका मास कम होगा ना, चिड़िया के पंख का मास कम होगा ना, बोलो। और इतना बड़ा पत्थर ले लो, दो चीज़ें कह रहा हूँ, एक इतना बड़ा पत्थर ले लो और एक चिड़िया का पंख ले लो, ले लिया दोनों चीज़। जी सर। अब मेरे टेबल पे पत्थर भी रखा है और चिड़िया का पंख भी रखा है। अब आप बताइए उस चिड़िया के पंख का जड़त्व ज़्यादा होगा या पत्थर का? जड़त्व का मतलब समझते हो? सर पत्थर का। सुनो, मास, यस। जड़त्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, हट हट, जड़त्व का मतलब ऐसी अपनी Stability हो जाएगी। अपनी अवस्था में आने वाले बदलाव का विरोध। क्या होता है जड़त्व? क्या? अवस्था में आने वाले बदलाव का विरोध। तो जिसका मास कम है वो विरोध कम करेगा, जिसका मास ज़्यादा है वो विरोध ज़्यादा करेगा। चिड़िया का पंख जो है उसका इनर्शिया कम होगा, उसको अगर वो रुका हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, उसको टेबल पे से हटाना है, फूंक मार के भी हटा दूंगा मैं। लेकिन वही टेबल पे बड़ा सा पत्थर रखा है, उसे हटाना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी हटाने के लिए, है ना? जी सर। जी सर। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि इनर्शिया मास से सीधे सीधे जुड़ा है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। उदाहरण के तौर पर एक खाली गाड़ी, खाली गाड़ी मतलब खाली मतलब एक साइकिल ले लो या एक कार ले लो जिसमें अकेला एक आदमी बैठा है, तेजी से जा रहा है, उसे अचानक से ब्रेक मारना है, ब्रेक मारेगा, गाड़ी थोड़ी दूर मतलब 2-4 मीटर जाके रुक जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी का और आदमी का मास कम है अभी, तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, विरोध कम करेगा, वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। गाड़ी चल रही है ना, गति में है ना, तो अपनी गति का विरोध करेगा और थोड़ा ही विरोध करेगा, थोड़ी दूर बाद जाके रुक जाएगा। लेकिन वही अगर एक बड़ा डंपर हो जिसमें पूरी बदरपुर या रोड़ी लोडेड है फुल और वो चल रहा है 60-100 की स्पीड से, 60 से 100 के बीच में, और उसको अचानक से ब्रेक मारना पड़े तो वो हो सकता है 100 मीटर दूर तक जाए घिसटता हुआ, तब जाके रुके। समझे? क्यों? बोलो क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ट्रक का, और मास ज़्यादा है मतलब इनर्शिया ज़्यादा है, जड़त्व तो ज़्यादा है, वो अपनी अवस्था का विरोध भी ज़्यादा करेगा, अपनी अवस्था में जो बदलाव आएगा उसकी अवस्था में उसका विरोध भी ज़्यादा करेगा। जब आप उतने लदे हुए ट्रक को 60 से 80 के बीच में, 100 के बीच में स्पीड है, उसको ब्रेक मारोगे तो वो क्या करेगा, वो चलता ही रहना चाहेगा, वो चलता ही रहना चाहेगा, 100 मीटर दूर तक घिसटता हो जाएगा, जब जाके रुकेगा। समझे? सर तभी ट्रक में जब ब्रेक मारते हैं तो एकदम से ब्रेक नहीं लगता, टाइम लेता है, जैसे ट्रेन, ट्रक। बिल्कुल, ये सब टाइम लेते हैं क्योंकि हैवी वजन होता है, इसीलिए लिखा रहता है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रक से आप कितना भी डिस्टेंस बना लो पर ट्रक आपसे दूरी पे रहना चाहिए। ट्रक वाले को ये बिल्कुल समझा के रखा जाता है कि भैया मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि ब्रेक मारेगा तो जल्दी ब्रेक लगेगा नहीं। चलो और देख लो, उदाहरण के तौर पर बाइक पे बैठा हूँ मैं, बाइक चला रहा हूँ, तो मेरा तो ऊपर से हैंडल पकड़ रखा है मैंने और कमर भी मेरा टिका हुआ है बाइक पे, लेकिन जो पीछे बैठा है, मेरे पीछे जो बैठा है उसकी सिर्फ कमर टिकी है बाइक पे। समझना? जैसे ही बाइक स्टार्ट करके आगे चला, उसकी कमर तो बाइक के साथ आगे निकल गई, लेकिन ऊपर का धड़ रुका था और रुका ही रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है, पीछे हो जाता है, धड़ पीछे हो जाता है। समझे? और अचानक से ब्रेक मारो, अचानक से ब्रेक मारो, जैसे करते हैं ना लड़के गर्लफ्रेंड को अभी बिठा। भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, 2-3 बार एग्जिस्ट होके मैं ज्वाइन कर लिया है। तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ सुनो, अब क्या करें, आवाज़ सुनो मेरी। जी सर।
अचानक से अगर ब्रेक मारो, जैसे करते हैं ना वो गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा कर बार बार ब्रेक मारते हैं, अचानक से ब्रेक मारो तो क्या होता है, शरीर तो चल रहा है आगे, तो शरीर आगे ही चलना चाहता है, लेकिन कमर जो है वो बाइक के साथ रुक जाती है। तो कमर वहीं रुक जाती है लेकिन शरीर आगे चलना चाहता है, इसीलिए हम आगे झुकते हैं। समझे? हाँ जी सर। जो चीज़ चल रही है वो चलते रहना चाहती है, जो चीज़ रुकी है वो रुकी रहना चाहती है। जैसे कि कोई बस चल रहा है या गाड़ी, तो उसके ऊपर जो लगेज रखते हैं, लगेज सामान, उसको बांधते हैं। क्यों क्यों बांधते हैं? क्योंकि आप अगर ब्रेक मारोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन सामान जो है वो चलते ही रहना चाहेगा, सरक जाएगा आगे। या फिर आप सेम ही होता है बस में। हाँ, आप अगर टर्न मारोगे, बस में, ट्रेन में। आप अगर टर्न मारोगे, लेफ्ट टर्न मारोगे, तो गाड़ी तो लेफ्ट घूम जाएगी, लेकिन सामान सीधे जाना चाहेगा, गिर जाएगा। इसीलिए लगेज को बांध के रखते हैं। बस में ही देख लो, बस में तो मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ, जैसे बहुत कम सफ़र ही किया है, ज़्यादा तो किया नहीं बस में सफ़र, पर अगर आप उसकी तरह खड़े हो जाओ, जैसे मूवीज़ में खड़े होते हैं ऐसे हीरो बन के, और बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो सीधा वहीं अपने इंजन पे ही पहुंचाएगा एक बार ही। पीछे से इंजन पे पहुंचा देगा एक बार में। सर दिल्ली की डीटीसी में तो और भी ज्यादा। हाँ, वो ऐसे ही करते हैं, वो ब्रेक मारते वो इंजन पे पहुंचा देता है धड़ धड़ धड़। किस लिए, क्यों होता है ये? क्योंकि गाड़ी जो है वो रुक जाती है। पैर आपका जो गाड़ी से चिपका हुआ है वो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का जो शरीर है वो चलते रहना चाहता है और हम आगे की तरफ हो जाते हैं। चद्दर झाड़ते हैं ऐसे गड़ाक से, धूल निकलती है। क्यों? क्योंकि चद्दर हिल जाती है, धूल रुका रहना चाहता है, बाहर निकल जाता है। समझे? अब इसको स्पोर्ट्स में जोड़ लो। इनर्शिया को तोड़ने के लिए, इनर्शिया को तोड़ने के लिए ही जो इक्विपमेंट, जैसे फुटबॉल में स्टड्स होते हैं, क्यों होते हैं? वो ऐसे जूते जिसमें मोटे मोटे उभार होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि आप जब रुकना चाहो एकदम से पैर गड़ाओ और आपका शरीर वहीं रुक जाए। वरना अगर स्टड्स ना हो और नॉर्मल जूते पहन के आप टर्फ पे खेलो, क्या होगा? पैर रपटेगा, आप ब्रेक मारना चाहोगे लेकिन ऊपर का शरीर आगे जाना चाहेगा, जिसके कारण आप फिसलोगे। वही स्टड्स होते हैं, जहां लगाते हैं वहीं धंस जाता है, वो सारा शरीर रुक जाता है। क्रिकेटर्स के पास ऐसे ही होते हैं। समझे? इससे फ्रिक्शन बढ़ता है पर इनर्शिया का भी तोड़ हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी हो सारे, एक बात बता दूं, एनाटमी से भी टेढ़ी चीज़ है ये, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, फिजिक्स है, फिजिक्स। जोड़ना पड़ेगा आपको सब कुछ, यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। ये तीनों लॉ, मैंने कहा ये 3 लॉ ऑफ मोशन आदि फिजिक्स खत्म कर देते हैं। तो समझो कि कितने हैवी होते हैं ये लॉ। आपको इस एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है। आता ही आता है। अरे नहीं, इसके बगैर तो आप कैसे, इसके बगैर तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सुधार ही नहीं हो सकता। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे थे, 1-2 बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया, जो मुझसे पहले पढ़ चुके थे, जिन्होंने ज्वाइन किया और फिर चले गए। उन्हें ये लगा कि भाई मैं तो वही पढ़ाई चीज़ दोबारा पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं पहले बार बार बता चुका हूँ कि पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, आपको पढ़ाई से जोड़े रखने के पैसे हैं। ये सीधी बात, आपको लगातार 6, 8, 10 महीने जब तक पेपर नहीं होता उसको उससे जोड़े रखने के पैसे हैं। भाई साहब क्या बोलूँ मैं, जब तक आपको एनाटमी फिजियोलॉजी नहीं पता होगी, आप किन्जियोलॉजी बायोमैकेनिक्स नहीं समझ पाओगे, और किन्जियोलॉजी बायोमैकेनिक्स नहीं पता होगी, आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बढ़िया नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बढ़िया नहीं करोगे तो इंजरी के चांसेस होंगे, परफॉर्मेंस खराब होने के चांसेस होंगे, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। सारा का सारा लिंक्ड है आपस में, समझ रहे हो? अब देखो, मैंने कहा कि इनर्शिया को तोड़ने के लिए पैर स्टड्स में हुक बने होते हैं।
हुक का एक और काम है फ्रिक्शन बढ़ाना, दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ाना, घर्षण बढ़ाना, जिसके कारण आप रुकते हो। तो फ्रिक्शन भी है, हमें पढ़ना है। तो फ्रिक्शन भी जुड़ गया, इनर्शिया भी जुड़ गया, मास जुड़ गया। चलो, पहला नियम पता चल गया आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलो, पता चल गया? अच्छे से क्लियर है? हाँ जी सर। भाई फुटबॉल है, ग्राउंड पे रखी है, वो तब तक रखी रहेगी जब तक उसमें किक नहीं मारोगे, है ना? चलो जी, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। ठीक है ना? मोमेंटम और एक्सेलरेशन एक ही होता हाँ, मैं मोमेंटम और एक्सेलरेशन अलग अलग है। मोमेंटम जब बदलेगा जब ही एक्सेलरेशन होगा, त्वरण ना सर, हैं? है। त्वरण या गति, त्वरण। त्वरण लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, अब आप कहोगे सर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम समझा देता हूँ। मोमेंटम का मतलब होता है आपके वजन, आपके मास के हिसाब से आपकी गति में बदलाव। आपके मास के हिसाब से आपकी गति में बदलाव। अभी देखो, उदाहरण समझो, किसी का माइक ऑन। सुनो, ये मोमेंटम है धीरे, ये मोमेंटम है तेज, है ना? बोलो, बोलो। हाँ जी सर। तो आप क्या कहोगे? मोमेंटम बढ़ा भाई अपना, मोमेंटम बढ़ा। मोमेंटम बढ़ा मतलब स्पीड। हाँ, स्पीड बढ़ा अपनी। तो चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के संदर्भ में मोमेंटम में बदलाव। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम, मैंने कहा मोमेंटम का क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब आप कहोगे कि सर वेलोसिटी क्या है? कहोगे ना? स्पीड को कहते हैं ना सर। अच्छा, स्पीड का तो अब आपको वेलोसिटी समझाने के लिए पहले मैं बाकी चीज़ें समझा दूँ। पहले आप समझिए डिस्टेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। दूरी होती है सबसे लंबा पथ जो तय किया गया हो। पथ माने रास्ता, सबसे लंबा रास्ता जो तय किया गया हो, यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड, यानी कि सबसे लंबा रास्ता जो तय किया गया हो। ठीक है? बोलो। जी सर। जी सर। जैसे कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है तेरा घर, ये मेरा घर है। यहाँ से निकला 5 किलोमीटर गया, फिर ऊपर चला 2 किलोमीटर गया, फिर चला 10 किलोमीटर गया, फिर चला 5 किलोमीटर गया, फिर चला 5 किलोमीटर गया। ये आ गया प्रीति दुहान मैडम का घर। हाँ जी सर। टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया मैंने? 5, 2, 7, 10, 17, 10, 27 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। क्या हो गया? बोलो। यहीं पर एक शब्द आता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट, सबसे छोटी दूरी।
समझे, सबसे छोटी दूरी, यानी कि यहाँ घर से निकला और ये पहुँचा मैडम के घर। तो 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 मेरे घर से मैडम का घर कितना हुआ बताओ, मेरे घर से मैडम के घर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, सर होगा तो 27 कितना? डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टकट रास्ता होता है सर। 5 ये 5 है, बीच वाला 10 हाँ 20। तो बताओ मेरे घर से मैडम का शॉर्टकट कितना हुआ? सर एक बार 22 20। 20 किलोमीटर। 5 ये 10 और 10 ये, तो 20 किलोमीटर विस्थापन। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। दूरी हो गई लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा दूरी जो तय किया आपने, सबसे लंबा रास्ता जो तय किया, और विस्थापन हो गया शॉर्टकट जो सबसे छोटा आपने तय किया। अब आप एक चीज़ जान लो, मैं प्रीति मैडम के घर से वापस निकला और वापस अपने घर चला आया, 0 सर 0। तो अब मैंने दूरी कितनी तय की? ये 2 किलोमीटर इधर गया, 54 किलोमीटर डबल हो गया सर डिस्टेंस। यस सर, चलो डिस्प्लेसमेंट 0 चलो जाएगा यही सर। मान लो। हाँ, तो मैंने दूरी तय की 27 जाना और 27 कितना बोलो। मैं जैसे गया था वैसे ही वापस आया, ऐसे 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 घूम घूम के। तो 27 जाना और 27 आना, यानी कि 54 किलोमीटर मैंने तय कर दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो शॉर्टकट क्या हो गया? 0। तो ये अंतर आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्लियर है? बोलो, सर। क्लियर है? क्लियर क्लियर। अब यहाँ से एक बात और समझ लो, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि दूरी जो आपने तय की, कितने समय में तय की, उससे तुलना करें अगर, तो ये आपका आएगा स्पीड। क्या आएगा आपका? स्पीड। कितनी दूरी कितने समय में तय की, ये आएगा आपका स्पीड। और कितना विस्थापन कितने समय में तय किया आपने, वो आएगा आपका वेलोसिटी। क्या आएगा? वेलोसिटी। इसीलिए स्पीड को बोलते हैं वेग और वेलोसिटी को बोलते हैं संवेग। संवेग का मतलब संबंधित वेग, तुलना कर रहे हैं ना, तुलना शॉर्टकट से। क्लियर है? जी सर। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। जब दूरी नापते हैं तो किस में नापते हैं? यूनिट क्या होती है दूरी नापने की? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट नापने की यूनिट क्या होती है? बोलो बोलो। इसकी भी मीटर। मीटर पर सेकंड, मीटर है मीटर। वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? स्पीड की क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड। और ऐसे ही वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का भी क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब जब आपने ये समझ लिया तो यहीं साथ के साथ एक और चीज़ समझ लो। दो मुख्य चीज़ें होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, सब में से क्वेश्चन फंसता है, सब में से कि अक्सर अदिश और सदिश राशि। हाँ, अदिश और सदिश। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, समझे? मापन होता है। जिसमें दिशा नहीं हो। सदिश जिसमें दिशा हो। इसमें दिशा ना हो, सिर्फ मापन हो। इसमें दिशा भी हो और मापन भी हो। यानी कि अगर मैं कहूँ पूरा वो देखियो मोटरसाइकिल 100 की रफ्तार से भाग रही है, तो मैंने मोटरसाइकिल का क्या बताया? मैंने मोटरसाइकिल का क्या बताया? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया स्पीड, क्योंकि उसमें दिशा नहीं बताई।
मैंने उसका स्केलर क्वांटिटी बताया, दिशा नहीं बताई। सीधा कहा 100 की रफ्तार से भाग रही है, लेकिन मैं कह दूं कि 100 की रफ्तार से पूरब में जा रही है, तो अब क्या बता रहा हूँ? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब बता रहा हूँ वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड स्केलर है, सिर्फ इसमें मापन होती है, दिशा नहीं। वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें क्या होता है? मापन भी और दिशा भी। जैसे समय, टाइम, स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मास, स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन वेट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। शॉर्टेस्ट ना, दिशा बताते हैं। वेट, वेट देखो, मास स्केलर है, इसमें सिर्फ मापन होता है, दिशा नहीं। वेट ये वेक्टर है, इसमें दिशा भी होती है। वेट मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका वजन कितना है, भार कितना है। धरती पे मेरा वजन 70 किलो है, अंतरिक्ष में मेरा वजन 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी 0। चांद पे मेरा वजन 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि चांद पे 6 गुना कम है ग्रेविटी। मंगल पे मेरा वजन और कम हो जाएगा, मंगल पे भी कम है ग्रेविटी धरती के मुकाबले। तो ग्रेविटी के कारण होता है वेट, इसीलिए वेट क्या है? वेक्टर, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कहाँ होती है? नीचे, है ना? ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे की तरफ, नीचे। इसीलिए हमेशा उसकी दिशा पता होती है, इसीलिए इसे वेक्टर में रखते हैं। अब तक क्लियर है इतना जो बताया? स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ जी सर। अब आओ न्यूटन के दूसरे लॉ पे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में बदलाव बटे टाइम, यानी कि समय के संदर्भ में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास यानी कि शरीर का जो भी मास है, इनटू वेलोसिटी मतलब शरीर की जो भी गति है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, पहले किसी की गति रही है 10, तो पहले जो गति रही उसको हम बोलते हैं u, और बाद में किसी की गति हो गई मान लो 20, तो बाद में जो हो गई उसको बोलेंगे v। समझे? u माने प्रारंभिक वेग, क्या? प्रारंभिक वेग, और v माने अंतिम वेग। अंतिम वेग। प्रारंभिक मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज 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 का मतलब क्या है? पहले कुछ रहा होगा, अब कुछ हो गया, क्यों? बोलो बोलो। हाँ जी सर। तो हम हमेशा फाइनल वाला ज़्यादा मानते हैं और प्रारंभिक को कम। क्यों? सही है ना? पक्का? हाँ सर, एमबी होता है। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तेज हो रहा हूँ, तो प्रारंभिक 10 है, फाइनल 40 हो सकता है। लेकिन मैं डिसेलरेट कर रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, रुक रहा हूँ, तो प्रारंभिक 40 होगा और फाइनल में हो सकता है 5, 10, 0 हो सकता है ना? माइनस नेगेटिव और फिर उसमें होगा। नेगेटिव आएगा, पर कोई बात नहीं, हमेशा हम फाइनल को पहले रखते हैं और प्रारंभिक को बाद में, यानी कि एम वी माइनस एम यू, चेंज का मतलब माइनस बटे टी। इतना समझ में आ गया सबको? मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, इतना आ गया समझ में? दोनों में से m कॉमन निकल जाएगा, बोलो निकलेगा? बचेगा v माइनस यू और नीचे t, यही ना?
बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एम और यू माइनस वी होता है सर। क्या होता है? यू माइनस वी। सही है। अरे कहाँ जूम कर दिया मैंने? तो ये आ गया आपका m, और v माइनस यू बटे टी को हम लिख सकते हैं इंटू ए। ये v माइनस यू बटे टी, एक्सीलरेशन। हाँ v माइनस यू बटे टी को हम लिख सकते हैं ए। क्या लिख सकते हैं? और इधर क्या है? फोर्स यानी कि बल। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया आपका फोर्स अपॉन मास। ये मास नीचे आके डिवाइड में चला गया ना इधर। ये आपका हो गया सेकंड लॉ। कई बार देखा है सेकंड लॉ की सीधी डेफिनेशन रख देते हैं। तो अब यहाँ सामने समझो सेकंड लॉ क्या कहता है। किसी वस्तु में लाया गया त्वरण, अब ये देखो बराबर नहीं है, ये ऐसे आता है, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। क्या आता है? क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सभी जो बैठे हैं देखो समझो, ए से एफ डायरेक्टली है। ए बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो एफ भी घटेगा। ठीक है? ठीक है। हाँ जी सर। लेकिन ए से एम उल्टा है, ए बढ़ेगा तो एम घटेगा, ए घटेगा तो एम बढ़ेगा। समझे? ऊपर वाला सीधे सीधे जुड़ा होता है और नीचे वाला उल्टा जुड़ा होता है। क्लियर है सबके दिमाग में? हाँ जी सर। तो अब अगर कोई कहे कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु में लाया गया त्वरण, किसी वस्तु में लाया गया त्वरण सीधे सीधे निर्भर करता है उस पर लगने वाले बल पर, और उल्टा यानी कि इन्वर्सली निर्भर करता है उसके मास पर। दोबारा बोलता हूँ, किसी वस्तु में लाया गया त्वरण सीधे सीधे निर्भर करता है उस पे लगने वाले बल पर, और उल्टा निर्भर करता है उसके मास पर। क्लियर है? कैसे? समझो जरा, समझो जरा। एक कंचा ले लो अपने हाथ में, चलो पत्थर ले लो 1 किलो का। कितने किलो का? 1 किलो का। 1 किलो का पत्थर आपके हाथ में है। अब मास को क्या कर दिया मैंने? कांस्टेंट। मास तो वैसे भी कांस्टेंट ही होता है, मास कभी बढ़ता है नहीं, कभी घटता नहीं है। आप धरती पे हो तब भी आपका मास उतना ही है, चांद पे हो तब भी आपका मास उतना ही है, अंतरिक्ष में हो तब भी आपका मास उतना ही है, मंगल ग्रह पे हो तब भी आपका मास उतना ही है, धरती के केंद्र में चले जाओ तब भी आपका मास उतना ही है। मास ना घटता है ना बढ़ता है। क्लियर है? तो मास, हमने 1 किलो का पत्थर ले लिया, अब ये मास कांस्टेंट कर दिया, ना बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ। अब उसी 1 किलो के पत्थर में एक्सेलरेशन बढ़ाना है घटाना है, तो क्या करूँगा मैं? एक बार ऐसे फेंकूंगा, ऐसे उसका एक्सेलरेशन कम होगा, फिर ऐसे फेंकूंगा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बढ़ा दिया मैंने। बताया ना मैंने, ए और एफ सीधे सीधे निर्भर है। और फिर अब की बार मैंने ऐसे ऐसे करके फेंका तो उसका एक्सेलरेशन और ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? फोर्स जितना बढ़ाया एक्सेलरेशन उतना ही बढ़ता चला गया। क्लियर है? जी। उल्टा कर लो। अब आपके हाथ में मैंने 1 किलो का पत्थर दिया और कहा जितनी ताकत है उतनी ताकत से फेंक। कितनी दूर जाता है? तो पता चला पूरी ताकत से फेंका और फेंक दिया 100 मीटर। अब मैंने वो 1 किलो का पत्थर बढ़ा के 5 किलो का कर दिया।
अब मैं मास बढ़ा रहा हूँ, फोर्स नहीं। फोर्स तो वही कह रहा हूँ, जितनी तेरे अंदर ताकत है फेंक। तो एक आदमी के अंदर ताकत तो उतनी है ना, फेंक। पूरी ताकत से फेंकेगा आपके, वो पत्थर 50 मीटर पे ही जाके रुक गया, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन कम हुआ, क्योंकि आपने मास बढ़ा दिया। क्लियर है? जी सर। मास बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन कम हो गया। अब 5 किलो की जगह 10 किलो का पत्थर दे दिया मैंने और कहा फेंक, जितनी ताकत है उतनी ताकत से। पता चला यही 10 मीटर पे गिर गया। क्यों? अब की बार आपने बहुत ताकत लगाई फिर भी 10 मीटर पे गिर गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि मास बढ़ा दिया आपने। समझे? जी सर। तो फोर्स बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा, फोर्स घटा, एक्सेलरेशन घटा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन सीधे सीधे जुड़े हैं, और मास और एक्सेलरेशन उल्टे। क्लियर है? तो ये आपको ऊपर में ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बटे टी। ये दिखाई दे रहा है भाई साहब? ओ भाई साहब, सबसे कह रहा हूँ मैं, मैम साहब, सबसे कह रहा हूँ मैं। मुझे अभी भी याद है कि 2014 वाली भर्ती में सारे फॉर्मूले आते हुए भी, क्योंकि टाइम का प्रेशर रहता है, और मैंने गलत कर दिया था स्पीड निकालने वाला फॉर्मूला। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा, आप देखोगे, सॉल्व करके फॉर्मूले तक पहुंच गया हूँ। 3 लाइन सॉल्व कर दी मैंने, फॉर्मूले पहुंच गया, और लास्ट लाइन में मुझे जो बदलना है उसमें मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया। मैंने कि यार टाइम भी खराब हो गया, छोड़ के आगे बढ़ गया मैं। और घर आया, मैंने पानी भी नहीं पिया, पहले मैंने अपने वो क्वेश्चन चेक किए जो मेरे खराब हो गए थे, गलत हो गए थे। भाई मैं तो जीके पढ़ के नहीं जाता था बिल्कुल, तो मैंने जीके तो छोड़ के चलता था मैं। फिर उसके बाद इंग्लिश का कुछ सेक्शन छोड़ के चलता था मैं। तो जो मुझे मेरी कमज़ोरी थी वो पता था, मैं कमज़ोरी अपना छोड़ करके और मजबूत पॉइंट पकड़ करके घर आया, मिलाया मैंने क्वेश्चन, जो नहीं मिला उसे नेट से खोजा, और 130 क्वेश्चन मैंने कह दिए कि सही है मेरे। और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे 8 क्वेश्चन पे चैलेंज करना पड़ा। 8,000 रुपये गए, वो 8,000 रुपये आज तक आए नहीं वापस। कईयों के नंबर मिले पर वापस नहीं आए, कईयों को नंबर मिले, मुझे तो वो वापस मिले भी नहीं। वो तो पैसे चले ही जाते हैं, DSSB चैलेंज करवाती है तो पैसे भूल जाओ एक बार में। इस बार तो पैसे ही नहीं लिए, किस्मत बच गई बाल को। 122 नंबर दिए, 123, 7 क्वेश्चन गलत कर दिए। 100% श्योर शॉर्ट कॉन्फिडेंट कि इतना आएगा तो आएगा। अब पढ़ोगे तो खैर। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सामने, इस फॉर्मूले का प्रयोग देखो। इस फॉर्मूले में F से कौन कौन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, रश्मि सैनी मैडम बताएंगी। फोर्स से कौन कौन जुड़ा हुआ है सीधे सीधे? सर मुझे तो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ। अच्छा, प्रीति दुहान, फोर्स से कौन कौन जुड़ा हुआ है सीधे सीधे? मास, वेलोसिटी और इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट। मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, ये जुड़ा हुआ है ना? अब देखो, मास तो होता है कांस्टेंट, मास तो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। आप गेम खेल रहे हो, बॉल, क्रिकेट की बॉल से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी, हॉकी बॉल, ये मास तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। रेसलिंग भी खेल रहे हो तो सामने वाला प्रतिद्वंदी आपके साथ वजन तुल के आता है। फुटबॉल, कबड्डी खेल रहे हो, सामने वाला प्रतिद्वंदी वजन तुल के आता है, तो मास तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। बढ़ेगा घटेगा क्या? V, U और T। क्लियर है? अब T का खेल देखो, T का, किसका खेल? T का, किसका खेल? ठीक है। क्रिकेटर ने बॉल मारी पूरी जान से, डैड, और बॉलर ने यूं रोक लिया खटाक से। समझ रहे हो? एकदम से यूं रोक लिया खटाक से, और बॉल हाथ में आ गई, पकड़ लिया उसने। एक झटके में, कितने झटके में? एक झटके में, माइक्रो सेकंड के समय में सारा फोर्स 0। समझ रहे हो?
बोलो। जैसे ही उसने फील्डर ने बॉल को यूं रोक ली एकदम झटके में, है ना, एकदम झटके में बॉल पकड़ ली, तो एक झटके में सारा फोर्स जीरो। सोचो कि क्रिकेटर ने 150 की रफ्तार से बॉल मारी थी और उसने यूं करके जीरो कर दिया। तो जितने कम समय में, क्या, जितना कम समय लगेगा उतना ही अधिक बल लगेगा। समझे? समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। एकदम एक झटके में रोकने के कारण क्या होगा, इतना ज़्यादा बल लगाएगी वो गेंद हाथ पे कि हो सकता है कि उंगली पे लगे तो उंगली टूट जाए, उंगली धंस जाए, इंजरी के चांसेस है ना। लेकिन वही बॉल ऊपर से आ रही है, क्रिकेटर ऐसे करता है, तो पीछे की तरफ लेके जाते हैं। क्या करता है वो, समय बढ़ाता है। जैसे ही समय बढ़ाएगा फोर्स कम हो जाएगा, उसके हाथों पे कम चोट लगेगी। उल्टा है ना, फोर्स और टाइम उल्टा है ना। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलते ही नहीं। जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, ये सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं लगेगा, कहीं भी लगेगा। जो लॉन्ग जंप करने वाले होते हैं, पिट में 50 सेंटीमीटर गहरी रेत भरी जाती है। कितनी कितनी 50 सेंटीमीटर गहरी रेत भरी जाती है। क्यों रेत भरी जाती है? क्योंकि जब लैंड करने वाला कूदे तो ठोस जमीन पर क्या होगा, एकदम से यूं गिरेगा और सारा का सारा फोर्स बिल्कुल थोड़े समय में जीरो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चोट लगेगी उसको। लेकिन रेत में गिरने के कारण क्या होता है, आराम से धंसता है, तो थोड़ा समय लेता है फोर्स, थोड़ा समय लेता है। समय लेने से क्या होता है, समय बढ़ने से क्या होता है, फोर्स घट जाता है, उसे चोट कम लगती है। इसीलिए तो पोल वॉल्ट में बहुत मोटे मोटे गद्दे होते हैं, ताकि उतनी ऊंचाई से जो कोई गिरे, पीठ के बल गिरे, पैर के बल गिरे, सिर के बल गिरे, कैसे भी गिरे, वो गद्दा जब दबता है तो समय बढ़ता है। समय बढ़ने से फोर्स कम लगता है, उसके शरीर पे चोट कम लगती है। हाई जंप में गद्दे होते हैं ऊंचे ऊंचे, पोल वॉल्ट में गद्दे होते हैं ऊंचे ऊंचे। और वही जब 100 मीटर की रेस कराई जाती है तो स्टार्टर दिया जाता है, स्टार्टर, ताकि घर्षण लगे और एक ही झटके में वो सारा का सारा बल, मतलब कम से कम समय ले धक्का देने में। जो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से धक्का दे पाता है, जो जितना बेहतरीन धक्का दे पाता है, उसकी स्टार्टिंग उतनी बढ़िया होती है और वो आगे निकल जाता है, क्योंकि समय कम फोर्स ज़्यादा, समय ज़्यादा फोर्स कम। क्लियर है? जी सर। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन मतलब, हाँ, अगर आप किसी चीज़ पर चोट मारोगे तो आपको उतनी ही तेज़ चोट लगेगी वापस बैक। जब कोई शूटिंग करने वाला गन फायर करता है ढाएं, तो गन की रिकॉइल होती है, यानी कि गन भी उल्टा धक्का देता है। जिस रफ्तार से गोली निकलती है उसी रफ्तार से गन भी धक्का देता है। और अब तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगा के आते हैं जो कि उसके झटके को झेल लेते हैं, वरना जो पुरानी 303 की राइफल हुआ करती थी, लोग इस पे लगा के अगर चलाते थे, जिसका कमज़ोर कंधा होता था, कंधा भी उतार देती थी, वो इतना रिवर्स मारती थी। और नॉर्मल आदमी तो ऐसे करके हाथ में चला ले तो बिखर जाए, क्योंकि वो गन भी पीछे की तरफ बैक फायर मारती है। समझे? जितनी जोर से आप ज़मीन को धक्का दोगे उतनी जोर से ज़मीन आपको धक्का देगी और आप तेज़ी से आगे भाग जाओगे। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। राफ्टिंग करते हैं, जितनी तेज़ी से पानी को धकेलते हैं उतनी तेज़ी से पानी नाव को धकेलती है। समझे? अगर आप धीरे धीरे धकेलो, ऐसे करो, तो नाव भी आपको उतनी ही तेज़ी से, मतलब पानी भी उतनी ही धीरे धीरे धकेलेगा आपको। और वही जब 7-8 होते हैं और वो कहता है गाइस फॉरवर्ड, सारे के सारे ले ले लगे ले, जैसे ओणम और पोंगल की रेस में होता है, वो पोंगल वाली रेस में जो बोट रेस होता है ना, ले लगे होते हैं सारे ताबड़तोड़ दबा के, तो नाव भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये हो गए तीनों नियम कंप्लीट। आज के लिए इतना ही।